नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एपीएफसी एज वेल एज ईओएओ एग्जाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। आई होप आप लोग तैयार हो इस सेशन के एमसीक्यूज को आंसर करने के लिए। इसी तरीके के एमसीक्यूज हम पहले भी अपने सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं और ये है पार्ट 3। तो आपको मैं याद दिला दूं कि जो 2021 में ईओएओ का एग्जाम हुआ था उसमें हमने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऑफिसर्स बनने में हेल्प की थी। एंड ये जो है बहुत ही बढ़िया जर्नी रही थी उनके लिए, राइट। इसके साथ ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। यहाँ पर लेबर फोर्स इन एन इकोनॉमी इंक्लूड्स व्हाट, ये पूछा गया है। तो लेबर फोर्स की डेफिनेशन एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो। तो लेबर फोर्स एक्चुअली है क्या? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पीपल हु आर एम्प्लॉयड, पीपल हु आर एम्प्लॉयबल, पीपल हु आर इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड बट आर एम्प्लॉयबल, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अबव 18 इयर्स ऑफ एज। तो लेबर फोर्स का मीनिंग क्या है एक्चुअली? पीपल हु आर एम्प्लॉयड। ये तो लगता है कि हाँ सही है, लेबर फोर्स ऐसे पीपल जो कि एम्प्लॉयड हैं, जो कि एक्चुअली जॉब कर रहे हैं, उन्हें हम लेबर फोर्स कह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही डेफिनेटली होगा। जैसे ही आपको ये पता चल गया, आप बाकी ये जो ऑप्शन है उन्हें वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखिए दूसरा ऑप्शन सही है या नहीं, पीपल हु आर एम्प्लॉयबल। तो यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो दोनों ही ऑप्शंस में आपको पता है कि टू तो सही है ही है। ओके, तो ये आप चेक करना छोड़ भी सकते हो, बट फॉर द सेक कि आपको ये इसका आंसर जो है वो समझ में आए, लेट मी एक्सप्लेन कि ये जो एम्प्लॉयबल वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एम्प्लॉयड यानी कि ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं, हु आर डूइंग सम और द अदर जॉब, या फिर उनका कोई बिजनेस है, राइट, तो उसे हम कह सकते हैं एम्प्लॉयड। हु आर एम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयबल का मतलब है ये ऐसे लोग जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा, उनके पास ऐसी स्किल सेट है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है। ये दोनों ही चीजें जब अवेलेबल है तब हम कह सकते हैं कि ये पर्सन एम्प्लॉयबल है और किसी न किसी जॉब में वो फिट हो सकता है। बट फॉर नाउ वो एम्प्लॉयड होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पर एम्प्लॉयबल वर्ड से समझ सकते हैं कि क्वालिफिकेशन और स्किल सेट अगर उनके पास है तो दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयबल। अब ऐसे पीपल, यस, जो लोग एम्प्लॉयबल हैं उन्हें भी हम लेबर फोर्स का पार्ट मानते हैं क्योंकि आगे जाकर वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखिए, पीपल हु आर इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड बट आर एम्प्लॉयबल। इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड यानी कि ऐसे लोग जो फिलहाल जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन दे आर इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड। इनवॉलेंटरी यानी कि खुद की मर्जी से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जॉब करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं रही है, या फिर कोई और रीजन से फिलहाल वो जॉब नहीं कर रहे हैं। ओके, बट दे आर एम्प्लॉयबल यानी कि उनके पास अगेन क्वालिफिकेशन है और स्किल सेट है, बट फिलहाल वो जॉब नहीं कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि वो जॉब करें। तो ये हम कह सकते हैं ऐसे पीपल है हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयबल। तो यस, अगेन ये भी लेबर फोर्स का पार्ट बनते हैं। तो 1, 2 एंड 3 ये तो लेबर फोर्स का पार्ट बनते ही हैं और इसके साथ हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी। फोर्थ देखते हैं, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अबव 18 इयर्स ऑफ एज। तो ये सही नहीं है। उनमें कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं अबव 18 इयर्स ऑफ एज जो कि क्वालिफाइड नहीं हो, जिनके पास स्किल सेट नहीं हो, तो वो एम्प्लॉय उन्हें नहीं किया जा सकता। तो मेन क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन एंड स्किल सेट का है कि वो एम्प्लॉयबल है या नहीं, एंड देन उन्हें लेबर फोर्स का पार्ट मान लिया जाता है इवन दो वो फिलहाल एम्प्लॉयड नहीं हो, क्योंकि ऐसा जो है माना जाता है कि आगे जाकर वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब दिया है सौरीश ने, दिया है सी कह रहे हैं, एंड सी सौरीश इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिनेश कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी पढ़ो, तो बाइलिंगुअल रहने की कोशिश करते हैं दिनेश, राइट, तो ताकि सभी को इन वीडियोस का फायदा हो सके। पंकज कह रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। डेफिनेटली अपॉलॉजीज फॉर दैट, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड ये पूरी डेफिनेशन आपको दे दी गई है। अब पहला क्वेश्चन इस सेशन का आपके सामने है, यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन यहाँ पर दिया हुआ है एंड रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट आपको दिया जाता है एंड रीजन स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट इस असर्शन वाले स्टेटमेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, उसके बेसिस पर आप अपने आंसर्स यहाँ पर चुनते हो। ठीक है,
तो यहाँ assertion वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस। तो हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली एग्रीगेट यानी कि टोटल इंडिया की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल जीडीपी जो कि नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है, पर कैपिटा इनकम अगेन इनकम, और जो हम कह सकते हैं पीपल की वेलबींग से रिलेटेड ये टर्म है, इनके बारे में बात करता है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो यस एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस के बारे में बात करता है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता। तो कौन सा इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बारे में बात करता है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक इंडिविजुअल और उनके प्रेफरेंसेस, उनके बिहेवियर, मार्केट से रिलेशन, ये सब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सीखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू 2002 में ये क्वेश्चन जो है इंडियन इकोनॉमी में पूछा गया है। रीजन देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, बट देन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जो जिन चीजों के बारे में पढ़ता है, जो प्रॉब्लम्स के बारे में, जिन इश्यूज के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताता है, वो कौन से हैं? वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में मेनली बात की जाती है और उसके बेसिस पर आगे जाकर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात की जाती है, राइट। तो ये हम कह सकते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली इन दो चीजों के बारे में बात की जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, लेकिन क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन है? तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस, जी हाँ, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, हम ये क्या कह सकते हैं कि पूरे इंडिया, पूरे जो इंडिया है उसके बारे में एसेंशियली इसे बात करना होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेट्स से इनकम के बारे में बात करता है, तो ये इनकम इंडिविजुअल की इनकम भी हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंडिविजुअल्स की एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज एक्चुअली तो सही है, लेकिन ये इसका रीजन सही रीजन नहीं है। ओके, सही रीजन यही होगा कि पूरे के पूरे इकोनॉमी के बारे में क्योंकि बात करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टॉक्स अबाउट एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस, राइट। तो ये सही रीजन नहीं है, बट देन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? A and R are true and R is the correct explanation of A? नहीं, ये नहीं होगा। A and R are true, जी हाँ, but R is not the correct explanation of A. Yes, B will be the correct answer. ठीक है, बाकी देखिए A is true but R is false, A is false but R is true. ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं and then B is the right answer here according to the discussion. I hope आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, राइट। अगेन एक और क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज सेड दैट इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन फॉरेन इनफ्लोज नीड टू बी स्टेरिलाइज्ड। स्टेरिलाइजेशन हियर रिफर्स टू, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर हम ट्राई करते हैं इसको आंसर करने की। तो यहाँ पर इट इज सेड दैट इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन फॉरेन इनफ्लोज, ठीक है, तो लेट्स से यूएस से इंडिया में जो है डॉलर्स आ रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट भी कर रहे हैं रिसेंटली। इन्वेस्टमेंट को जो प्रमोट किया जाता है यूएस से, डॉलर्स इंडिया में जब आएंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा यहाँ पर इंडिया में जो है डॉलर्स इकट्ठा हो जाएंगे। पर इंडिया में लेट्स से मैं आपको एक डॉलर देता हूं, तो क्या आप यूज कर पाओगे उसे? आप वो यूज नहीं कर पाओगे। आप वो डॉलर लेकर बैंक में जाओगे, जहां पर भी एक्सचेंज होता है वहां पर जाकर इंडियन करेंसी को विथड्रॉ करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स इंडिया में यानी कि फॉरेन इन्फ्लोस आने का मतलब क्या है? इंडियन करेंसी भी मार्केट में जो है विथड्रॉ हो रही है। इस तरीके से इंडियन करेंसी जो है मार्केट में आ रही है। जब करेंसी मार्केट में जाती है, बहुत ज्यादा करेंसी मार्केट में जाती है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ऐसे में होता क्या है? ये सिचुएशन रिजल्ट करती है इनटू इन्फ्लेशन। लेट्स से आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और आप जो है किसी चीज को खरीदना चाहते हो, सामने वाला 100 रुपए दे रहा है, तो आप कहते हो कि नहीं मैं 110 दूंगा, आप मुझे दे दो, तो उस चीज का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन इज द जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस, है ना। तो ये सिचुएशन इन्फ्लेशन को लीड करती है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए?
जो भी मनी मार्केट में एक्सेस आ रहा है उसे सेंट्रल बैंक जो है सकिन कर लेता है, यानी कि सेंट्रल बैंक उसे अब्सॉर्ब करने लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो सेंट्रल बैंक करता है उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत तो होती है, बट देन वो जब मार्केट में जब एक्सेस मनी क्रिएट करने लगता है, ऐसा हमें लगने लगता है एक्चुअली सेंट्रल बैंक को कि ये इन्फ्लेशन का कंडीशन क्रिएट कर सकता है, ऐसे में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस मनी को जो है मार्केट से विथड्रॉ करने की कोशिश करता है बाय एनी ऑफ द मींस, लेट्स से ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहां पर जो है बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करना और उसके बाद ये मनी जो है वो विथड्रॉ कर लेना, राइट, मार्केट में से विथड्रॉ कर लेना। तो वो इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, ensuring that counterfeit currency does not enter into circulation, नहीं, ये नहीं है स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग। ensuring that black money is accounted for, नहीं। withdrawing equivalent local currency to maintain a desirable rate of exchange, yes, तो ये सही है। यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज की भी बात की गई है। तो जब बहुत ज्यादा डॉलर्स जो है इंडिया में आ रहे हैं और उनके सामने आप जो है बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि करेंसी विथड्रॉ कर रहे हो या फिर डॉलर जब इंडिया में आ रहे हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें वेरिएशन हो सकता है बेस्ड अपॉन की डॉलर ज्यादा है या फिर इंडियन करेंसी ज्यादा विथड्रॉ हो रही है, ज्यादा प्रिंट हो रही है, उसके बेसिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज वेरी कर सकता है। तो इस रेट ऑफ एक्सचेंज को डिजायरेबल रेंज में जो पहले था वैसे ही रखने के लिए, साथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोकल करेंसी को मार्केट में से विथड्रॉ कर लिया जाता है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा मेनली किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर हियर, कंप्लायंस विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ये 2012 में पूछा गया सवाल। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया गया। अब थर्ड क्वेश्चन, अगेन ये 2012 में पूछा गया था एपीएफसी में, which of the following these are the main causes of the slow rate of growth of per capita income in India, ठीक है। पर कैपिटा इनकम के स्लो रेट ऑफ ग्रोथ के लिए कॉजेस क्या है? तो पर कैपिटा इनकम होता क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम इज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। अब कहा जा रहा है कि ये जो पर कैपिटा इनकम है भाई इंडिया में बहुत ही धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। तो आप सोचो, आपके दिमाग में सोचो कि इसका रीजन क्या हो सकता है इन दोनों के टर्म्स में। इसका रीजन या तो ये हो सकता है कि जो नेशनल इनकम है इसकी ग्रोथ कम है, नेशनल इनकम जो है वो नहीं बढ़ रहा है, जब ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ रहा है तो ये भी नहीं बढ़ेगा। और ये हो सकता है कि पॉपुलेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ओके, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है उसकी ग्रोथ कम है। जब डिनोमिनेटर ये नीचे जो वैल्यू है ये बढ़ने लगेगा तब पूरी की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 1/100 की अगर हम बात करें और लेट्स से 1000 ले लेते हैं, 1000 हमारा नेशनल इनकम है और नीचे 100 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पर कैपिटा इनकम होगा 10। अब 1000 हमारा नेशनल इनकम है और 1000 हमारा पॉपुलेशन भी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यू बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज होगा। तो यही दो रीजन हो सकते हैं यहाँ पर मेनली। यहाँ पे दिया गया है पहला स्टेटमेंट कि हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो फॉर एग्जांपल कैपिटल अवेलेबल है फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो ज्यादा है। जब ऐसा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बढ़ेंगे तो ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा, यानी कि नेशनल इनकम बढ़ेगा एक्चुअली। तो नेशनल इनकम जब बढ़ रहा है तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। या फिर कैपिटल फॉर्मेशन का और एक मीनिंग हम ले सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। जब कैपिटल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो अगेन कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनसे आप कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स बना सकते हो। एक एग्जांपल है एक मशीन, एक फैक्ट्री में अगर आप देखो तो उस मशीन से आप चीजें बना सकते हो। अगेन एक मशीन एक और मशीन को भी बना सकती है,
राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैपिटल गुड एक्चुअली डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो कैपिटल गुड जितने ज्यादा होंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ उतना ज्यादा होगा और नेशनल इनकम बढ़ेगा। दिस इज नॉट द रीजन कि पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो ये सही आंसर नहीं होगा। जैसे हमने 1 एलिमिनेट किया, आपका सही जवाब यहाँ पर आ गया विच इज डी, which is 2 and 3 only. High level of fiscal deficit. तो fiscal deficit actually होता क्या है? fiscal deficit है जहां पर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, लेट्स से दिस इज गवर्नमेंट रेवेन्यू, और इसके सामने गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो आप कह सकते हो कि हाई है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है, और ये जो पार्ट है जो एक्सेस है उसे हम डेफिसिट कहते हैं। अब ये जो डेफिसिट ही बहुत ही ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है? डेफिसिट बढ़ने का मतलब है ये जो वैल्यू है घटती जा रही है, या फिर ये कम है और एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। तो खर्च करने के लिए ही हम रेवेन्यू नहीं ला पा रहे हैं, तो हम कैपिटल सॉरी जो पर कैपिटा इनकम है उसे हम कैसे बढ़ा पाएंगे, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट का एक डायरेक्ट मीनिंग ये है कि नेशनल इनकम हमारी जो है कम है, रेवेन्यू हमारा कम है और हमारे खर्चे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि नेशनल इनकम कम है, नेशनल इनकम कम होने का मतलब है पर कैपिटा इनकम भी कम है। यस, दिस इज राइट। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यस ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैसे वैसे कम होगा। तो 2 and 3 आर करेक्ट। अगेन यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है, इवन तो आपको इनके जो है मीनिंग पता है नहीं पता है, आपको देखना होगा कि पहले वाले का मुझे पता है यानी इज इट रिलेटेड और नॉट, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पता है कि ये तो गलत ही होना है। दिस इज द राइट आंसर। आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है। वन मोर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का एपीएफसी का 2012 में पूछा हुआ, इफ द आरबीआई अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनिस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी दिस मींस इट विल। तो यहाँ पर ये टर्म्स जो है उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स और उनके जो इम्प्लीकेशंस है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उनको अच्छे से समझना जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। इसका क्या मेन मीनिंग है? बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, राइट। तो इसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये सिक्योरिटीज एक्चुअली हैं क्या? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होते हैं या फिर मार्केट में होते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लेट्स से कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाइंग या सेलिंग ये अगर मार्केट के साथ करता है तो उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्चुअली एक तरीके से कंफर्मेशन है। जब भी आरबीआई से गवर्नमेंट जो है पैसे लोन में लेती है, तब वो गवर्नमेंट उन्हें एक पेपर पे लिख के दे देती है कि ये जो पैसे हैं इनको हम जो है इस तरीके से लौटा देंगे और उस पर आपको जो है इतना जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो पेपर एक्चुअली एक सिक्योरिटी होता है, और ये सिक्योरिटी को आरबीआई अगेन मार्केट में सेल कर सकती है। लेट्स से 100 रुपीज लोन लिया गया है बाय द गवर्नमेंट एंड 110 रुपीज इन्हें वापस मिल रहा है। तो जब ये मार्केट में सेल करेगा, कोई और भी इसे खरीद सकता है, ओके, प्राइमरी मार्केट में लेट्स से कोई बैंक है वो खरीद रहा है, तो वहां पर बैंक को जो है 110 या उससे ज्यादा जो है देना पड़ेगा टू आरबीआई। ओके, तो इस तरीके से बैंक से पैसे आरबीआई में चले गए, राइट। अब बैंक के पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और आरबीआई इसे खरीद रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? पैसे बैंक को देगा। अब बैंक में ये पैसे आ गए, तो बैंक में जब पैसे आते हैं बैंक आगे लोन्स में देता है। तो इस तरीके से जो लिक्विडिटी है मार्केट में, जो पैसे हैं मार्केट में, उसे कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, और इसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। मेनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? एक्सपेंशनिस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक्सपेंशन कब होगा? जब मार्केट में बहुत ज्यादा जो है पैसे होंगे। मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे होने का मतलब क्या है? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी हमारे सिक्योरिटीज हैं उन्हें खरीद रहा है, यानी कि बैंक को पैसे देने होंगे। मार्केट में पैसे कैसे जाएंगे? जब आरबीआई बैंक को पैसे देगा, बैंक आगे लोन में पैसे देगा, इजंट इट? तो बैंक को पैसे आरबीआई कब देगा? जब वो बैंक से सिक्योरिटी खरीद रहा है।
ओके, बैंक से सिक्योरिटी खरीद, आप कुछ खरीदोगे तभी तो सामने वाले को पैसे दोगे, तो आरबीआई ने सिक्योरिटी खरीदा। बाइंग सिक्योरिटी इज समथिंग जो कि यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इन टर्म्स का मीनिंग हमने समझा और उसके बेसिस पर हमें समझ में आ गया कि बाइंग सिक्योरिटीज इज समथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट हियर, यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। पहला स्टेटमेंट देखिए, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, तो हमें पता है कि ये हमने जो पढ़ा इसके हिसाब से ये सही नहीं है। बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट होल्डर्स, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया गया है नॉन गवर्नमेंट होल्डर्स। मैंने तो सिक्योरिटीज की बात की है, तो ये गवर्नमेंट हो सकते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट लेट्स से एक कंपनी है, इन्होंने अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए एक जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो इशू किया है, तो वो भी एक तरीके का सिक्योरिटी हो सकता है। या फिर किसी और तरीके का जो है नॉन गवर्नमेंट होल्डर्स हो सकते हैं, या फिर नॉन गवर्नमेंट होल्डर्स जिनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। लेट्स से एक बैंक है, उसके पास प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई, उसके पास जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो वहां से वो खरीद रहा है। तो नॉन गवर्नमेंट होल्डर की बात की गई है यहाँ पर मेनली, होल्डर कोई भी हो सकता है, बट देन सिक्योरिटी जो है वो खरीदी जा रही है। खरीदने पे क्या होगा, पैसे आरबीआई उनको देगा और वो पैसे जो है चले जाएंगे इनटू द इकोनॉमी। यस, ये एक्सपेंशनिस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ओपनली अनाउंस टू द मार्केट दैट इट इंटेंड्स टू एक्सपैंड क्रेडिट, नहीं, इंटेंशन बताना वो सही नहीं है यहाँ पर, मतलब ज्यादातर रिलेटेड नहीं है। ऑफर कमर्शियल बैंक्स मोर क्रेडिट इन द ओपन मार्केट, ठीक है, और भी ज्यादा लोन जो है आरबीआई दे रहा है टू द कमर्शियल बैंक्स। यस, वो एक तरीके का एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की गई है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज से रिलेटेड ही बातें करनी होती हैं, यहाँ पर ओनली क्रेडिट की बात की गई है, यानी कि पैसे दिए जा रहे हैं, बट सिक्योरिटीज की बात नहीं की गई है, तो ये सही नहीं होगा। कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक्सपेंशनिस्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी में यस क्रेडिट ज्यादा ओपन मार्केट में बैंक्स को दिया जा रहा है, वो सही होता है, बट ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब सिक्योरिटीज की बात होनी चाहिए, तो यहाँ पर डी सही नहीं है, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, और करेक्ट पूछा गया है, सर्कल कर लेते हैं करेक्ट को। अब यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, आपको क्या समझ में आ रहा है। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री आफ्टर डिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। जीडीपी का मीनिंग यहाँ पर जो है पूछा गया है, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स। एक्चुअली जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, ग्रॉस यानी कि इकोनॉमी के टर्म्स में होता है टोटल, डोमेस्टिक यानी कि इंडियन टेरिटरी में, जो भी इंडियन टेरिटरी पूरा इंडिया का जो टेरिटरी है पूरे लोकेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मींस नॉट जस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिकेट करता है गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट करते हैं और उसे जब हम जोड़ते हैं देन वी गेट जीडीपी। तो यहाँ पर कहा गया है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री आफ्टर डिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल तो रिड्यूस कर लिया गया है, बट टैक्सेस के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया है। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है, फाइनली जब वो मार्केट में चला जाता है उसके बाद उसकी जो वैल्यू है उसे हम कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली ग्रॉस वैल्यू एडेड का है। वैल्यू एडेड में होता ये है कि लेट्स से आप जो है 100 रुपीज का वीट खरीदते हो किसी किसान से, और उसको आगे आप ब्रेड बनाने का जो है काम करते हो। अब इसमें क्या हुआ, 100 रुपीज का वीट आपने खरीदा, 200 रुपए का ब्रेड बेचा उसी वीट से, तो आपके यहाँ पर जो है प्रॉफिट एक्स्ट्रा जो आपने यहाँ पर कमाया वो है 100 रुपीज। तो ये जो है वैल्यू एडिशन की वजह से हुआ, आपने वैल्यू ऐड किया और वो जो है ब्रेड बन गया। तो ये 100 रुपीज इस तरीके से जो है कैलकुलेट कर करके हर एक का आइटम के प्रोडक्शन पे इस तरीके से जो है ऐड होता है। फाइनली जो है ये 100 रुपीज जो आता है, इसी तरीके से अलग अलग आइटम्स पे अगेन सेम चीज अप्लाई करके जो वैल्यू एडिशन की वजह से जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एक्चुअली आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर प्राइस है ऑफ द ब्रेड जस्ट आउटसाइड द फैक्ट्री उसको कंसिडर किया जाता है, एंड ये एक्चुअली बेसिक प्राइसेस इन्हें कहा जाता है। अब ये
जो है मार्केट में जाएगा तो क्या होगा, इस पर ट्रांसपोर्टेशन, इस पर और भी जो शॉपकीपर का प्रॉफिट है वो भी ऐड होगा। वो ऐड होने के बाद ये बेसिक प्राइस एक्चुअली मार्केट प्राइस बन जाता है। तो ये जो मार्केट प्राइस है, फाइनल वैल्यू, इसको यूज किया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन में। तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इस वजह से ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे वन सही नहीं है आपको पता चल गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, GVA is used to measure sector-wise details of economic activity from the production side। तो ये प्रोडक्शन साइड का सिनेरियो बता रहा है, और पूरे इकोनॉमी के इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जीवीए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी क्योंकि बेसिक प्राइसेस यूज होते हैं यहाँ पर। तो इसे पूरी इकोनॉमी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली यूज नहीं किया जाता, बट सेक्टर वाइज एक एक सेक्टर के लिए, लेट्स से सर्विसेज सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, अब एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है, उसके लिए यूज किया जाता है इंटरनेशनली। ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। तो टू इज राइट। जीडीपी इज कैलकुलेटेड विद मार्केट प्राइसेस, अभी अभी हमने देखा। यस, दिस इज आल्सो राइट। तो 2 and 3 are correct, सी इज द राइट आंसर यहाँ पर। सॉरी गाइस, सी इज द राइट आंसर हियर, एंड ये सारा जो है आपका एक्सप्लेनेशन है। 6th क्वेश्चन देखिए, which among the following is or are the indices of human development index। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, हमें ये चीजें भी आनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर आपके जो इंडिसेस होते हैं, हेल्थ रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन रिलेटेड होते हैं, एंड नेशनल इनकम रिलेटेड होते हैं। ओके, तो ये जो हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स है वो मेनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। किसी भी कंट्री में आप जो है जन्म लेने के बाद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है उस कंट्री में, वो डिपेंड करता है वहाँ के हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये सारे कंडीशंस पर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। यस, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर। अब एजुकेशन में दो इंडिकेटर्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। कितना ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जहां पर जो है एक्चुअली पीपल ने जो स्कूलिंग कर रखी है उसका मीन क्या है, उसका एवरेज क्या है। ओके, तो वो दोनों कैलकुलेट होते हैं, और ये एजुकेशन इंडेक्स है। मैटरनल मोर्टेलिटी कैलकुलेट नहीं होता, नेशनल इनकम होता है एक्चुअली। तो 1, 2 and 3 आर करेक्ट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ये आप देख सकते हो सारे इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। राइट। 7th क्वेश्चन आपके सामने, तेंदुलकर कमेटी 2009, रंगराजन कमेटी 2014 आर रिलेटेड टू। ठीक है, तो ये काफी जाने माने कमिटीज होंगे, आपके दिमाग में भी आ गया होगा अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है। एक्चुअली जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक है, और these committees are actually related to banking reforms, reforms of NBFCs, या फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड रिफॉर्म से ये कमिटीज रिलेटेड है। यहाँ पर यस, आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी एस्टिमेशन में कंफ्यूज हो सकते हो, बट द बेस्ट आंसर जो यहाँ पर होगा पॉवर्टी एस्टिमेशन का है। डायरेक्ट मेथड्स पॉवर्टी एस्टिमेशन के इन्होंने बताए हैं बेस्ड अपॉन द कंजम्पशन। राइट, तो तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी एक्चुअली दे आर रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन। आपके यहाँ पर ऑप्शन दे दिए, एक्सप्लेनेशन भी उसका दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, ट्विन डेफिसिट with respect to Indian economy refers to what? Twin deficit with respect to any economy, इसका क्या मतलब है वो पूछा गया। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इंडियन इकोनॉमी दे दिया, बट ये देखिए ट्विन डेफिसिट का क्या मतलब है, यानी कि दो तरीके के डेफिसिट होते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम बात कर चुके हैं, याद करिए फिस्कल डेफिसिट में होता क्या है, आपके जो रेवेन्यूज हैं दोज आर मच लेस देन द एक्सपेंडिचर, और ये जो एक्सेस पार्ट है उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ओके, अब दूसरा डेफिसिट क्या है यहाँ पर, इस फिस्कल डेफिसिट इंक्लूडेड इन ट्विन डेफिसिट, वो भी हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट सिमिलर थिंग, बट ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। आपका अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंडिया को जो है पैसे मिल रहे हैं, इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से जब कम होता है तो ये जो एक्सेस पार्ट है उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, सिंपल। ओके, और ये जो एक्सेस होता है ये अलोंग विथ फिस्कल डेफिसिट अगर किसी इकोनॉमी में आपको देखने को मिलता है तो उससे हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। ओके, जहां पर आपका एक्सटर्नल सिचुएशन यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिचुएशन एंड इंटरनल सिचुएशन दोनों में ही इश्यू है।
फिस्कल डेफिसिट तो इंटरनल सिचुएशन है, दोनों में ही इश्यू है तो उसे हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं और इसको जो है ओवरकम करना मुश्किल होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट इज द राइट आंसर। यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब दिया हुआ है, दोज आर नॉट द राइट आंसर। करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर सही जवाब होगा, ए इज द राइट आंसर एंड इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया। नाइन्थ क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया आर short term debt instruments issued by the government. They are issued for 2 to 10 year terms. They are issued for 91 days only. Long term instruments. ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स नाम से आपको पता चल रहा होगा, ट्रेजरी यानी कि कोई गवर्नमेंट जो है वो इन बिल्स को इश्यू करता है जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, और इन बिल्स को बैंक्स, आरबीआई इनके द्वारा खरीदा जाता है और वो पैसे उन्हें दिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट उसे यूज कर सके फॉर द पीपल या फिर किसी और चीज के लिए। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ये दिया जाता है और ये जो है 91 डेज हो गया एंड 365 डेज हो गया, उसके लिए भी इन्हें दिया जाता है। देन यहाँ पहला ऑप्शन देखिए, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, यस ये तो सही लग रहा है। दे आर इश्यूड फॉर 2 to 10 ईयर टर्म्स, ये सही नहीं है। दे आर इश्यूड ओनली फॉर 91 डेज, ये भी सही नहीं है, और भी दो और तरीके के दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी सही नहीं, तो ए इज द राइट आंसर हियर। एंड यहाँ आपको जो है ये बिल 91 डेज के लिए, 182 एंड 364 डेज के लिए, तीन तरीके के होते हैं, ये बिल्स इश्यू किए जाते हैं और इतने डेज के बाद जो है जो भी प्रॉफिट है वो वापस मिल जाएगा एंड द बिल विल बी टेकन बैक। तो ये हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में रिलीज किया जाता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लेबर ब्यूरो या मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा सही जवाब है? प्लीज कमेंट्स में जरूर अपना आंसर दीजिएगा। एंड आपके एग्जाम में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ गए हैं ये 3 कोर्सेस, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कोर्सेज बनाए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर है टेस्ट सीरीज, जहाँ पर आपको ओनली टेस्ट मिल रहे हैं हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड एपीएफसी एंड ईओएओ के। और इसके साथ अगर आपको चाहिए कि आप सारे कंपोनेंट्स के टेस्ट तो अटेम्प्ट करो, लेकिन कुछ जो अनकन्वेंशनल टॉपिक्स है जिनके बारे में हम जनरली शायद नहीं पढ़ते एक्सेप्ट फॉर ईपीएफओ के एग्जाम्स, लाइक लेबर लॉस हो गए, हमारे इंडस्ट्रियल ये हो गए, राइट, इंश्योरेंस हो गया, इनके बारे में जो है इनसे रिलेटेड आपको सारे के सारे मटेरियल अलॉन्ग विद वीडियोस जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज प्लस है, ओनली दीज अनकन्वेंशनल टॉपिक्स के मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिनमें आपको जो है हैंड आउट मिलेगा अलॉन्ग विद वीडियोस। एंड बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है, सारे जो कंपोनेंट्स, उनके टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मास्टर पैक में सारे कंपोनेंट्स के आपको कॉन्सेप्ट नोट्स हो गए, वीडियोस हो गए एंड टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो इनको आपको अवेल करना चाहिए टू मेक योर प्रिपरेशन बेटर, और इनके लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अवेल देम। आपके कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन कॉल अस एट 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in। आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं, प्लीज डू लेट अस नो विथ योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।